मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मेरा तल्लुक पेशावर से है और मैं पाकिस्तान कस्टम्स में जॉब करती हूँ। और एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी और मैंने टीवी पे देखा कि एक शो लगा था जिसका नाम है सखी सहेली। और उसमें एक एपिसोड थी बहुत अच्छी लेडीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे। और उसका नाम था इंडिपेंडेंस वुमेन, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, हर लेडीज़ के लिए। और मुझे उसमें बहुत अच्छा सीखने को मिला और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा उसके बारे में। तो मैंने फिर वो सारी बातें और वो एपिसोड्स अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, भाभीयों के साथ, घरवालों के साथ शेयर की, इवन कि मैंने अपने भाइयों के साथ भी। मेरा नाम दाऊद चाज़ोर है और मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है। मेरे लिए ये शो सखी सहेली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ। ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मुझ जैसे और भी मर्दों के लिए जो ये समझते थे कि औरतों को उनके पूरे हकूक़ दिए जा रहे हैं। मगर इस शो की वजह से ये पता लगा कि औरतें अपने हकूक़ से महरूम हैं और किस किस्म के मसाइल में जा रही हैं। इसी के साथ-साथ इस शो की तरतीब, जो कि शो का आगाज़ है और फिर उसके बाद अवाम की राय है, फिर एक सहेली का ख़त पढ़ा जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी के साथ-साथ मैं ये भी समझता हूँ कि इस तरह के शोज़ हमारी औरतों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माँओं के लिए और ज़्यादा होने चाहिए। मैं उस्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते और अपनी राय से हमें आगाह करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो पे ख़ास तौर पर हम ख़वातीन के मसाइल और हकूक़ और कवानीन पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद होती मेरी प्यारी सहेली नादिया, और इसके साथ-साथ आज हमें एक्सपर्ट ने जॉइन किया है सद्दफ़ इशफ़ाक़ ने। आज हम जिस मौज़ू पे बात करेंगे नादिया और सदफ़, वो है राइट टू पार्टिसिपेशन। नाज़रीन, आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी गुफ्तगू पे, और ख़ास तौर पर जो टॉपिक मैंने आपको बताया है कि राइट टू पार्टिसिपेशन, उसी के हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करें, मैं चाहूँगी सदफ़ अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ। जैसे कि आपने नाम बता दिया ऑलरेडी कि सदफ़ मेरा नाम है और बाय प्रोफेशन मैं वेब डेवलपर हूँ। और बस इस फ्रीलांसिंग ज़्यादा कर रही हूँ जॉब पे, क्योंकि टाइम नहीं होता मैरिड होने के साथ। अपनी एक मेरी बेटी है जिसके साथ टाइम इतना है, तो फ्रीलांसिंग में करती हूँ मोस्टली। दिन में घर के काम और रात में फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह इस तरह के काम में बिज़ी रहती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, आप अपनी बॉस खुद ही हैं, अपना काम खुद ही करती हैं हाँ और जी। अपनी मैरिटल लाइफ को भी साथ-साथ आप बैलेंस कर हुँ। रही हैं। नादिया, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे ख़्याल में, आपको इस पे बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा गुफ्तगू करने का। क्या जी, ख़्याल है बिल्कुल आपका? ऐसा ही है, क्योंकि राइट टू पार्टिसिपेशन जो है इसके पीछे भी एक आप देखें तो हिस्ट्री है कि 18वीं तरमीम से पहले सिर्फ़ 6 ख़वातीन जो थीं वो असेंबली में बैठती थीं उहुँ, और मुख्तलिफ कोटा सिस्टम नहीं था। उसके बाद प्रॉपर कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और ख़वातीन की जो तादाद है वो 33%, यानी अभी जो है असेंबली के अंदर 60 सीटें जो वो ख़वातीन की हैं। मिनॉरिटी अलहदा है, ख़वातीन की स्पेसिफ़िकली। तो उस टाइम पे कोटा जो है उसको स्पेसिफ़ाई किया गया था 18वीं तरमीम में कि ख़वातीन को हर एक स्फ़ेयर ऑफ़ लाइफ़ में पार्टिसिपेशन देंगे, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, फिर फ़ोर्सेस के अंदर। क्योंकि आप देखें कि 2000 से पहले हमें फ़ोर्सेस के अंदर ख़वातीन नज़र नहीं आती थी। तो ये जो इस इरा के बाद जब ये कोटा मुख्तस किया गया, उसके बाद ख़वातीन आई हैं, पुलिस में भी आई हैं, फ़ौज में भी आई हैं। फिर इसके अलावा आप एयर फ़ोर्स में भी देखें, इससे हुँ, पहले नहीं थी। हुँ। और अभी हम कि जिस भी शोबे में चले जाएँ वहाँ पे ख़ातून हमें ज़रूर मिलती हैं। तो ये नुमाइंदगी जो है 18वीं तरमीम में दी गई थी। अच्छा नादिया, अगर क्वेश्चन करूँ कि पार्टिसिपेशन का मतलब क्या एक्चुअली है क्या? अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब है शमूलियत। हुँ, और इस लॉ का मतलब जो है ये आर्टिकल 34 के अंदर कहा गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, कि हर एक ज़िंदगी का जो भी शोबा है उसमें ख़वातीन को शामिल किया जाएगा। हुँ, इनको इंक्लूड किया जाएगा, एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, ताकि बराबरी का जो आर्टिकल 20 के अंदर लिखा हुआ है कि हर शहरी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, हुँ, कास्ट, एज, और वो जो है वो इस चीज़ों के एलिमेंट्स को निकाला जाएगा और पार्टिसिपेशन का हक दिया जाएगा कि वो हर एक
कौमी धारा के अंदर जितने भी शोबाजात हैं, उनमें हिस्सा लेंगी, ताकि वो अपने हिस्से से यानी अपनी वजूद से उसमें बेहतरी ला सकें और अपना ज़रिया मौश भी कमा सकें और साथ-साथ अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से या एक एज़ ए ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफ़रेंस पैदा कर सकें। क्योंकि ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन के बारे में बेहतर जानती हैं और पॉलिसीज़ बना सकती हैं बानिस्बत मर्द के। मर्द को नहीं पता कि अगर एक ऑफ़िस के अंदर खातून है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, कि वो ऑफ़िस में बैठी है, तो उसको क्या चाहिए? क्या उसको सेपरेट वॉशरूम चाहिए या सेपरेट उसको प्राइवेसी के लिए जगह चाहिए? तो वो चीज़ें जो हैं वो औरत को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है बानिस्बत मर्द। अच्छा, हुँ। राइट। आपको लगता है कि जो औरत खुद चीज़ें एक्सपीरियंस करती है, वो दूसरी औरतों की बेहतरी के लिए काम कर सकती है। हाँ, ये अच्छा। लेकिन ये हिस्सा का है कि हुँ। उसमें हिस्सा अपना डाले। अच्छा, तो ये कैसे इंश्योर करते हैं कि हर प्रोविंस के अंदर ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेशन का राइट मिल रहा है? अ, अभी जो है एक स्पेसिफिक नंबर है, जैसे कि अब कौमी असेंबली के अंदर देख लें तो 60 सीट्स बनी हुई हैं, तो उसमें हर एक सूबे से मुख्तलिफ सीटें आएँगी और वो फिर हुँ, उसके अंदर वो जो कानून साज़ी होगी, अब औरत को पता है कि औरत को क्या मसाइल हैं। हुँ, एसिड बर्न वाला देख लें, हुँ, फिर प्रोटेक्शन के हवाले से देख लें, फिर हुँ, इनहेरिटेंस के लॉ है, हुँ, वुमेन प्रोटेक्शन लॉज़ हैं दूसरे भी हुँ, और फिर चाइल्ड राइट के ऊपर कि मदर को राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो हुँ, सारी चीज़ें मर्द पहले डिसाइड करते थे। हुँ, लेकिन आप देखिए कि इस 18वीं तरमीम के आने के बाद ख़वातीन को बहुत सारे मौके मिले और उनको अपनी बात रखने का मौका मिला। आप देखिए कि हमारे बेनज़ीर जब थी हुँ, उस टाइम पे खातून को उस तरह राइट नहीं था, हमारी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी बेनज़ीर बनी थी। हुँ, तो वो जो रिफ़ॉर्म्स लेके आई थीं, वो एक मर्द जो वज़ीर-ए-आज़म था वो नहीं लेके आया, हुँ। क्योंकि उनके प्रायोरिटी फ़र्क है ना। बिल्कुल। अच्छा सदफ़, आपने कहा कि जैसे आप आईटी एक्सपर्ट हैं, फ्रीलांसिंग का काम करती हैं, मैरिड भी हैं। आप मुझे बताएँ कि आपको ये डिसीज़न मेकिंग करने में किसने सपोर्ट किया या आप खुद से मतलब डिसीज़न करती थीं और आपके डिसीज़न को माना जाता था? हाँ, आईटी में आने का ऐसे जब मैं मैट्रिक मैंने की तो मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मैं किस प्रोफ़ेशन में जाऊँ। और मुझे जितना भी नर्सिंग ही नज़र आ रही थी, हर तरफ नर्स, नर्स, नर्स। तो मेरा नहीं था इंटरेस्ट नर्सिंग में, ना मुझे बायो पसंद हुँ, थी। तो मैं कहती थी हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं मोस्टली नर्सिंग में हैं, तो मैंने नहीं नर्सिंग में जाना। क्योंकि वो कभी नाइट लग रही है, कभी डे लग रही है, तो ये पता नहीं किस तरह की लाइफ़ है ये। तो एक्चुअली मेरी मम्मा भी मेडिकल में से थी, तो मेरा नहीं था इंटरेस्ट उसमें। तो देन मैं जब यूनिवर्सिटी में गई फिर मैंने देखा, सर्च की कि क्या-क्या प्रोफ़ेशंस हैं जो चल रहे हैं। तो मुझे था कि ऑफ़िस जॉब होनी चाहिए जिसमें आगे मैं कल को अपना बिज़नेस कर सकूँ। हुँ, तो देन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कंप्यूटर साइंसेज़ में जाऊँगी। और मेरे साथ जो फीमेल फ्रेंड्स थी मोस्टली कुछ बायो में थी, कुछ केमिस्ट्री में थी, जिसमें मुझे स्कोप नहीं था नज़र आ रहा। तो मैं फिर लड़कियाँ डिस्करेज भी कर रही थी कि ये जो प्रोफ़ेशन तूने चूज़ किया है, ये ज़्यादातर ना लड़के कर रहे हैं। हुँ, और वाक़ई जब मैंने अपने आईटी वाले सब्जेक्ट लेने शुरू किए तो उसमें मोस्टली लड़के ही थे। और क्लास में ज़्यादातर 1 या 2 लड़कियाँ होती थी, ज़्यादातर बॉयज़ थे। तो लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं है, जब आगे जाएँगे तो एक डिफरेंट यानी कि बचपन से एक आदत ऐसी थी कि वो चीज़ चुननी है जो थोड़ी-सी ना मुझे मुश्किल लगती थी। हुँ, और कहते भी थे कि ये स्टडी भी इसकी मुश्किल है क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, हुँ, कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो वो मुश्किल है। हुँ, हुँ, तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत मुश्किल हुई क्योंकि मैं तो सिंपल वो एक एफएससी कर इंजीनियरिंग के साथ की थी। हुँ, तो कंप्यूटर मुझे जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो मुझे सिर्फ़ कंप्यूटर ऑन करना आता था। हुँ, तो प्रोग्रामिंग सीखी, उसमें शुरू में ग्रेड्स भी ख़राब हुए, लेकिन हुँ। फिर मैंने बहुत मेहनत की और रात को बैठ के 2-2 3-3 बजे तक बैठ के प्रोग्रामिंग करनी, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने ताकि मेरी तो प्रोग्रामिंग स्किल आपको हो अच्छी हो। आपको सपोर्ट कौन करता था? फैमिली में कौन करता था और एक्चुअली आफ्टर मैं मैरिज कौन ज़्यादा सपोर्ट करता था? हाँ, मामा की ख़्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनती, हुँ, लेकिन मैं नहीं बनी। हुँ, तो हुँ। मामा की तरफ से उनको तो खुद नहीं था आईटी का, उस टाइम पे बहुत कम लोग ये लड़कों का फ़ील्ड थोड़ा तो लेते था, थे। लेकिन हुँ, लड़कों को भी इतना हाँ। इसके ये आगे प्रोफ़ेशन को इस तरह किस तरह लेके हुँ, जाएँगे। हुँ, तो घर की तरफ से मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मैं इसको किस तरह आगे लेके जाऊँगी हुँ, क्योंकि फैमिली के कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। मैं हुँ, ही थी बस जो, और फिर इसके साथ मुझे देख के फिर मेरा बड़ा भाई उसका भी आईटी में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। हुँ, तो फिर ये कि हम अब बड़ा भाई वो भी आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं भी आईटी में हूँ।
छोटे भाई ने मामा की तरफ से मेडिकल की तरफ चला गया। हुँ, तो लेकिन ये कि शुरू में डिफ़िकल्टी एज़ अ फ़ीमेल मुझे डिफ़िकल्टी, क्योंकि जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तो जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में से जाती थी, वहाँ सिर्फ़ लड़के होते थे। तो हाँ, फिर मैं बिल्कुल। कंफर्टेबल फ़ील नहीं थी करती, तो मैं फिर नहीं जॉइन नहीं थी करती। उसी से थोड़ा मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम पे इंटर्नशिप करना चाह रही थी, और इंटर्नशिप के लिए मैं चाह रही थी ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे फीमेल्स हों, तो मुझे हुँ, वो मिलती नहीं थी। और कुछ उस टाइम पे एज भी कम थी, पेरेंट्स भी कहते थे कि ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ आप खुद भी सेफ हो। हुँ। तो ये चीज़ें बस। तो इसका क्या मतलब है कि जहाँ बॉयज़ होते हैं, क्या वो जगह सेफ़ नहीं होती? नहीं, या एक्चुअली जब आप यंग आप एज में खुद होते हो ना, इनसिक्योर फ़ील हाँ करते जी, हो कि आप खुद एज़ अ कंफर्टेबल नहीं फ़ील गर्ल? करते कि आप किससे कम्युनिकेशन कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। तो वो एक कम, मेरा ख़्याल है कि कंफर्टेबल नहीं होता। वो एज के साथ-साथ आप कंफर्टेबल अपने आप को फ़ील करवाना शुरू करते को हो। हाँ। एजुकेशन में नहीं रही थी आप? हाँ, को-एजुकेशन नहीं, हुँ, एफएससी के बाद तो कोई था, हुँ, लेकिन फिर भी वो कंफर्ट लेवल मुझे ऐसे फ़ील नहीं था हो रहा। फिर ओके, आहिस्ता-आहिस्ता 1-2 ओके। दफ़ा जब हो गया, तो फिर मुझे ठीक हुँ, लगना शुरू हो गया। ठीक है। सदफ़ बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हमारी चल रही है। मैं नादिया से पूछूँगी, नादिया, जैसे आप पढ़ लिख जाते हो एज़ अ फ़ीमेल, क्या आपके घर वाले आपको फ़ैसला साज़ी में या पार्टिसिपेट करने में, डिफरेंट डिसीज़न मेकिंग में घर की शामिल करते हैं? हाँ, बिल्कुल मैं तो अपने घर की एक्सपीरियंस बताऊँगी कि हुँ, जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई और साथ में मेरा एक्सपीरियंस भी आ गया, क्योंकि वकालत जो था वो मेरा खुद का डिसीजन नहीं था। मेरी मदर ने बस मुझे कहा था कि इसमें भी देखो, हुँ, क्योंकि मेरा ट्रांज़ैक्शन होती रही है, मुख्तलिफ़ प्रोफ़ेशन से इसमें आई हूँ। हुँ, तो मैंने कहा चलें पढ़ लेते हैं, इसमें कौन-सा हर्ज है, इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है। हुँ। तो फिर आगे मेरे आप फ़ादर। पहली वैसे वकील हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है। हाँ, देखो आप किसी और प्रोफ़ेशन में जाओगे ना, हुँ, तो आपको प्लानिंग करनी है। हुँ, आप डॉक्टर बन जाओगे, एक सर्टेन ऐज के बाद आपकी सेंसेस जवाब दे गईं, तो आप हुँ, ऑपरेट नहीं कर सकते हुँ, या कुछ हुँ, नहीं कर सकते। हुँ, गवर्नमेंट जॉब में गए, 60 के बाद आप डेड हैं। हुँ। वकालत एक प्रोफ़ेशन ऐसा है कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, आपकी जो एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस होता डिमांड जाता है, बढ़ती। डिमांड भी बढ़ती है, फ़ीस बढ़ती है। चाहे आप सीनियर वकील है ना, अच्छा। वो ऑफ़िस में बैठा हुआ है ना, वो चल फिर नहीं सकता, बस वो इंस्ट्रक्शन ही दे देना। हुँ, तो उसी के बेस के ऊपर आपके केसेस जो है ना, यानी यहाँ पे इस तरह का भी है कि करोड़ों रुपए में फ़ी आती हुँ, है। हुँ, तो वो वक़्त के साथ-साथ आपकी फ़ी बढ़ती जाती है। और वो वकालत एक ऐसा प्रोफ़ेशन है कि जब तक आपका हुँ। साँस नहीं ख़त्म होती, तब तक आप कर सकते हैं। इसके लिए हाँ, ऐज बाउंड्रीज़ नहीं है। ओह! आई सी। तो अच्छा। इसलिए ये मुझे अट्रैक्टिव भी लगा, क्योंकि मैं एक बैंक में थी, तो बैंक में मेरी एक सर्टेन ऐज के बाद मुझे अगर निकाल देते हैं या मुझे हुँ, छोड़ना पड़ जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी? क्योंकि राइट। मैंने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद, ये एक प्रोफ़ेशन छोड़ने के बाद उनको आदत पड़ जाती है, हुँ। उसी प्रोफ़ेशन में और रहकर लोग वो काफ़ी मतलब उसमें भी चले जाते ट्रॉमा में हैं, चले जाते हैं ना, डिप्रेशन टाइप ऑफ चीज़ कह लो, क्योंकि वो कि वो सैड फ़ील करते हैं, हम अपनी रूटीन एक्टिविटी से हट गए हैं। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती ना, हुँ, क्योंकि उसका हुँ, एक्सपीरियंस कुछ और होता है। और उसको अगर हम कहें कि एक हुँ, बैंकर है, उसको हुँ। आप कहें कि किसी और जगह पे फिट हो जाओ, क्योंकि एक तो हाँ, एज फैक्टर है और हैबिट एग्ज़ैक्टली। पक्की हो चुकी होती है बड़ी एज में हुँ, जाके, हुँ, हुँ, तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। और हुँ, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सेम रहेंगी ना, वक्त के साथ साथ हुँ। हमारी जैसे पैसे की, रुपए की वो कदर खत्म होती जा रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? राइट। जैसे आप बात करी थी सदफ़ पहले कि बहुत सारी लड़कियां मेडिकल के शोबे में रहीं और उससे नहीं निकल पाती थी। तो जैसे आपने आईटी का प्रोफ़ेशन चूज़ किया और आपको आपने कुछ चैलेंजेस का भी ज़िक्र किया। आपके ख़्याल में कौन-कौन से ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जिसमें अब जो लड़कियां हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं और लड़कियों को होना चाहिए? पहले आई थिंक जो ज़्यादातर लड़कियां ना नर्सिंग की तरफ जा रही थी। हुँ, मोस्टली जितनी भी फीमेल्स हैं उनको घर वाले भी कहते थे कि भाई सेफ प्रोफेशन है, हॉस्पिटल्स में होते हैं। फिर हुँ, हॉस्पिटल, एक घर में एक भी इंसान मेडिकल से हो जाए तो घर में काफ़ी हेल्प हो सकती है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग, गर्ल्स फोटोग्राफी की तरफ आ रही हैं, हुँ। प्रोडक्शन की तरफ आ रही फ़िल्म हैं, मेकिंग। फिल्म मेकिंग में आ रही हैं, हुँ, कैमरा मैनिंग की तरफ आ रही हैं। अब कितनी शादियों में भी मैं देख रही हूँ कि लड़कियां वो फोटोग्राफी के फंक्शन लिए उन्होंने बनाई होती हैं। ऑर्गेनाइज़ करना। हाँ जी, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में फोटोग्राफी पहले नहीं था ऐसे होता कि हुँ। लोग आ रहे हैं। तो अब ये है कि लोग लड़कियां आईटी में बहुत ज़्यादा आ गई हैं अब। हुँ। इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में है कि अब फीमेल्स के लिए फैसिलिटी ये हो गई है कि अब घर में बैठ के काम कर सकते हो। ठीक है। आपकी लॉकडाउन में भी ये मसला हुआ था कि सारे जो ऑफिस वाले थे हुँ, वो
ख़त्म हो गए थे, लेकिन आईटी वाले घर बैठ के फिर भी कमा रहे थे। सद्दफ़ और नादिया गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ-साथ मेरे माइंड में एक सवाल आया है कि क्यों ना हम आवाम की राय लें कि फ़ैसला साज़ी के मुतालिक ख़वातीन की। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहती है कि ख़वातीन अच्छे फ़ैसले कर सकती हैं या नहीं। उनके फैसले उनके अपनी डोमेन के अंदर है तो डेफ़िनेटली अच्छे कर सकती हैं, जैसे कर रही हैं। ये औरतें अच्छे फैसले नहीं कर सकती, जो मर्द कर सकता है ना, उसके मुकाबले में औरतें नहीं कर सकती फैसले अच्छे। हमारे यहाँ अमूमन ख़वातीन को मज़हब, इख़्लाक़ियात और उनकी बुनियाद के ऊपर ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि वो अच्छे फ़ैसले नहीं कर सकती। ख़ातून कम अक्ल है, ख़ातून का विरासत में हिस्सा आधा है, ख़ातून की गवाही को आधा माना जाता है। मतलब इस तरह के जो है ना नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है ख़ातून को डिग्रेड करने के लिए, उसकी सलाहियतों को मादूम करने के लिए उसको ज़हनी दबाव दिया जाता है कि तुम अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकती, तुम्हारा पढ़ाई का फ़ैसला है तो बाप करेगा, तुम्हारी भाई करेगा। ख़वातीन बहुत अच्छे फ़ैसले कर सकती हैं। बिल्कुल ख़वातीन अपने फ़ैसले खुद ले सकती हैं, वो बेशक एक कँवारी औरत हो या फिर माँ हो या फिर बीवी हो, जो भी हो, और वो अपने फ़ैसले खुद ले सकती है और मेरे ख़्याल से आजकल के दौर में उसको एक मर्द की ज़रूरत नहीं होती कभी भी, तो जी, वो अपने फ़ैसले खुद ले सकती है। जी हाँ, ख़वातीन बिल्कुल बहुत अच्छे फ़ैसले ले सकती हैं और ख़वातीन के लिए हुए फ़ैसले उनकी आने वाली नस्लों को सँवार सकते हैं। तुम्हारे कुरान तक के पढ़ने का फ़ैसला या तुम्हारे मज़हबी नॉलेज को हासिल करने का फ़ैसला भी आपका एक घर का मर्द कर रहा होता है। उस ख़ातून को बचपन से ही इस तरह की ग्रूमिंग की जाती है कि उसे बताया जाता है कि तुम इस काबिल नहीं हो। औरत ज़हनी तौर पर कमज़ोर है, औरत जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, वो अच्छे फ़ैसले नहीं कर सकती। हाँ, सद्दफ़, नादिया, कैसी लगी अवाम की राय? हाँ जी, ना बिल्कुल उज़्मा, मुझे भी काफ़ी शॉकिंग लगा कि पंजाब की जो वज़ीर आला हैं, वो एक ख़ातून है। हुँ, फिर हमारी प्राइम मिनिस्टर हुँ, बेनज़ीर भुट्टो रह चुकी हैं, वो भी ख़ातून थी। हुँ, अब पंजाब के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है सोशल मीडिया के हवाले से, हुँ, कानून साज़ी के हवाले से, हुँ, बजटिंग, वो हेड कर रही थी। फिर एक घर को बनाने में ख़ातून का किरदार है, हुँ, क्योंकि वो घर में रहते हुए बजटिंग भी करती है, बच्चों की परवरिश भी करती है, ज़रूरियत का ख़्याल भी रखती है और हुँ, उन्हीं पैसों को मैनेज कर रही होती है। बिल्कुल। और ऑफ़िसेज़ में भी अपना किरदार अदा कर रही है, तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि औरत जो है वो नहीं कर सकती? हालाँकि अगर बहुत सारी वैसे लोगों ने मेडिकली भी राय दी देखिए। है कि हुँ। नहीं, औरत मेडिकली अच्छी भी देखें फ़ैसला ना, साज़ी नहीं कर सकती। मेडिकली भी देखते हैं हुँ, तो फीमेल भी ब्रेन उतना ही रखती है। हुँ, और जब चाँद पे पहला कदम रखने की बारी आई थी, हुँ, तो उन्होंने कहा था कि फीमेल प्रेफ़रेबल है, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो कशिश शक्ल के ज़्यादा करीब है, हाइट छोटी होने की वजह से बानिस्बत मैन, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पे जाके काम करेगा। तो हमारी इतनी सारी साइंटिस्ट भी है पूरी दुनिया में से, हुँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स फीमेल हैं, तो हुँ। कैसे कहा जा सकता है कि फीमेल जो है पॉलिसी मेकिंग में किरदार अदा और नहीं कर हिस्ट्री सकती? में भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन हाँ, का मैं किरदार हिस्ट्री रहा की है। बात करते हुँ, हैं, 5000 साल पहले, मुझे उनका अब वो क्वीन का नाम भूल गया है। उनके नाम से कहते हैं कि फर्स्ट डिसेप्शन वॉर जो है वो एक फीमेल ने की थी बरे-सगीर के अंदर। उसने हुँ, क्या किया, आप अगर आर्मी म्यूज़ियम के अंदर जाएँ तो वो तस्वीर लगी हुई है कि उसने घोड़ों वो ऊँटों को लेके हुँ, उसने हाथी क्रिएट की थी डिसेप्शन, और हुँ, उसकी वजह से वो जंग जीत गए थे। और हालाँकि उनके पास जो अपोज़िट जो बैटल पार्टी हो रही थी। थी, उनके पास बहुत सारे हाथी थे, क्योंकि हाथी जो है वो पावर को शो करते थे पहले हुँ, ज़माने में। हुँ, तो हुँ, उसने बिल्कुल। ऊँटों से क्रिएट करके उनको डरा दिया कि पता नहीं इनके पास कितनी सारी हाथियों की फ़ौज है। ये तो वैसे यानी खतरनाक बात है। 5000 बीसी की बात मैं कर रही हूँ, हाँ, क़ब्ल बिल्कुल। अज़ मसीह की। हुँ, तो आप अच्छा। देखें कि वहाँ पे फीमेल, हुँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये 5000 साल पहले जब वो क़ब्ल मसीह में वो खातून यहाँ बरे-सगीर में ये कर सकती है, तो हुँ, अभी की खातून क्यों नहीं कर सकती, जबकि ब्रेन और भी अच्छे तरीके से डेवलप हो हुँ, गया हुआ है। हुँ। सदफ़, आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हुँ। हैं इस गुफ्तगू इसमें में? ये है कि जो साइंटिफिकली ये कहा गया है कि मेल्स में जो मल्टीटास्किंग है वो कम है और फीमेल्स में ज़्यादा होती है। ये ह्यूमन में एक नेचुरली है ये चीज़ कि हुँ, औरतें ज़्यादा एक वक्त में दिमाग को मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, और आदमी एक टाइम पे एक एक जो टास्क है उसको फोकस कर सकते हैं।
तो आई थिंक वो मल्टीपल जब काम कर सकती है तो उनमें टैलेंट मर्दों से ज़्यादा फिर है। अच्छा। सदफ़, जैसा कि आप ने बताया कि आप आईटी एक्सपर्ट भी हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ मतलब फ्रीलांसिंग और क्लाइंटेज लेती हैं। बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन भी है, जैसे बिज़नेस में ऑनलाइन बिज़नेसेस वग़ैरह जो हैं, ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, या इस तरह का कोई हाँ, कुछ आइडिया आप शेयर स्कैम करना चल रहे हैं चाहेंगे? मोस्टली आजकल हुँ, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं ये कर लो वो कर लो, हुँ, कुछ स्कैम है। लेकिन अगर आपके रियल क्लाइंट्स हैं, रियल कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो तो इतना स्कैम नहीं है फिर। ठीक है। लाइक आपको देखना है कि कंपनी ओरिजिनल है, कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कंपनी काम कर रही है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ें चल रही हैं उनकी, ये है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बहुत दौर आ गया है, इसके बारे में क्या बताएँगी? हाँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये है कि चीज़ें आपकी उसने आसान कर दी हैं, हुँ, लेकिन काम इंसान ने खुद ही उस पे करना है। हुँ, उसका इंस्ट्रक्शन भी इंसान ने खुद ही देनी है। लाइक अगर मैं कोई चीज़ वेबसाइट बनाना चाहती हूँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बना रही है, लेकिन जो एक प्रोग्रामर बनाएगा उसकी और एक आर्टिफ़िशियल में डिफ़रेंस तो ऑब्वियसली होगा। हुँ। प्रॉपर उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, प्रॉपर उसको हैंडल किया जाएगा। ये कि उसकी गाइडलाइन से हम अपने काम को फ़ास्ट कर सकते हैं, ये है। मतलब है यूज़फुल भी है टू सम एक्सटेंट, हाँ इट जी। आल्सो हैज़ सम लिमिटेशन, इज़ दैट यूज़फुल है, आपके ट्रू? काम को उसने फ़ास्ट कर दिया है। हुँ, हुँ, कोई हुँ, चीज़ जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनर अगर बैठ के कोई इमेज हुँ, बना रहा है, हुँ, तो जो काम उसने 4 घंटे में या 5 घंटे में हुँ, किया, वो उसने क्या है 2 घंटों में कर लिया, 1 घंटों में कर लिया। ये हुँ, ज आर्टिफ़िशियल हुँ, इंटेलिजेंस का ये फ़ायदा हुआ है। हुँ। चलिए हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है खत नादिया, पढ़ आपको लें। तो पता ही है कि ख़त हमने हाँ पढ़ना जी। है। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ सखियाँ हमें मुख्तलिफ़ शहरों से अपने ख़तूत भेजती हैं, ताकि हम उनको उनके मसाइल के ऊपर हल कोई बता सकें। तो आइए देखते हैं कि ये सखी हमें क्या लिखती हैं। नाज़रीन, ये सखी हमें लिखती हैं, मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं कुछ साल पहले एक नगमा गा रही थी। मेरी सब बहुत इज़्ज़त करते थे, लेकिन वो सिर्फ़ स्टेज की हद तक होती थी। हमारे मुआशरे में औरतों को किसी बात में बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। हमारे बैंड का एक इंटरनेशनल सिंगिंग ट्रिप था, जिसमें मेरी रिकमेंडेशन आई थी, लेकिन एक खातून होने की वजह से मुझे जाने नहीं दिया गया और मेरी जगह मेरे को सिंगर को भेज दिया गया। और जब मैंने इस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो मुझे हर जगह से सुनने को मिला कि मर्दों की अदालत में औरतों को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ख़वातीन को किसी भी काम में पार्टिसिपेट करने का हक़ नहीं है। यहाँ तक कि घरेलू मसाइल में भी औरतों को बोलने की इजाज़त नहीं है। घर का हर फ़ैसला मर्द बैठ कर लेते हैं और हमें जैसा कहा जाता है वैसे ही करना पड़ता है। मुझे तो अपनी बेटी के लिए डर लगा रहता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार ली, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को इसका सामना करना पड़े। मैं आपसे मदद चाहती हूँ। आपकी सखी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस ख़त के ऊपर बात करें और मैं अपनी सखी सदफ़ और अपनी प्यारी सहेली नादिया के कमेंट से ख़त ख़त के बारे में लूँ, आइए लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी सखी का ख़त पढ़ा था। आइए लेते हैं अपनी सखियों के पॉइंट ऑफ व्यू इस ख़त के बारे में। जी नादिया, आप क्या कहेंगे? एक तो ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको एक अच्छी सिंगर होने के बावजूद भी नहीं भेजा गया। हुँ, 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 अब डिस्क्रिमिनेशन जैसे उन्होंने बोला कि एज़ ए फीमेल मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है, तो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर तो बहुत सारे लॉज़ हैं वुमेन प्रोटेक्शन के अंदर, और इवन के इसके ऊपर
द कमीशन ऑफ वुमेन स्टेटस ऑन वुमेन के ऊपर के नाम से अदारा भी बना हुआ 2012 से, जो कि वुमेन के राइट या डिस्क्रिमिनेशन है वो किसी भी लेवल पे है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन ये है कि आप इनफरादी तौर पे वक्त के साथ साथ आप सोच नहीं बदलने में कामयाब हो सके। उसकी एक वजह है कि खातून को स्पेस नहीं देती, क्योंकि माएँ ही बच्चों को सिखाती हैं कि आपने रिस्पेक्ट किस तरह देनी है। और दूसरी बात वो कर रही हैं कि मेरे घर के अंदर या सारी जगहों पे मेल डोमिनेंट है, वो ही फैसला साजी में लेते हैं। लेकिन एक अच्छे फैमिली स्ट्रक्चर के लिए मर्द और औरत मियाँ बीवी की शक्ल में दोनों अगर फैसला मिल के लेंगे तो एक अच्छा और मुफीद वो फैसला आएगा जो कि बच्चों की परवरिश में भी हेल्पफुल होगा और साथ में उनके फ्यूचर डिफाइन करने में, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो इम्पोज करता है। हम इम्पोज ना करें चीज़ें, फैसले ना इम्पोज करें, राय ले। हो सकता है कि हर बंदे का जो नज़रिया है वो एक दूसरे से फ़र्क है, तो हो सकता है कि वो वाला जो पॉइंट है आपने उसके ऊपर इग्नोर कर दिया हो, उस एक्सपेक्ट को ना मद्देनज़र रखा जो फीमेल ले रही है, तो वो करके आप जो वो एक चीज़ को नाकाम होने में उसकी कमियां जो रहती हैं, लूप होल रह जाते हैं कोई भी एक सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे, तो वो ख़त्म कर सकें कुछ भी अचीव करने में। राइट, आप सखी को क्या कहना चाहेंगी? मैं इसके बारे में ये कहूँगी कि मोस्टली जो मियाँ बीवी जब आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं ना होती तो वो ना जो हस्बैंड अपनी बीवी को नहीं बताता कि ये फैसला मैंने लेने का, उसको एंड वक्त पे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड ने ये फैसला लिया। आई थिंक उनको दोनों को आपस में मिलके फैसला लेना चाहिए। उससे क्या उनके बच्चों पे ये इम्पैक्ट आएगा कि वो खुद से फैसला ले सकेंगे। जैसे कि मेरा ख्याल में बच्चों को आप शुरू से जब डिसीजन मेकिंग की पावर देते हैं ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले वक्तों में ऑब्वियसली पेरेंट्स साथ नहीं होते, फादर साथ नहीं होते। खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ में अगर फादर नहीं रहता, ऑब्वियसली अगर आपकी बेटी है उसको डिसीजन मेकिंग आई ही नहीं है, तो वो कैसे अच्छे फैसले लेगी। तो इसलिए ये जो सखी जिन्होंने लेटर भेजा है, उनको भी यही मैं कहूँगी कि आपको अपने जो राइट पे स्टैंड लेना आना चाहिए। और वो अभी से अगर आप अपनी बेटी के लिए फ़िक्रमंद है तो उसको अभी से डिसीजन मेकिंग की पावर दें। अभी से अपने छोटे-छोटे फ़ैसलों में आप उससे पूछ सकते हैं, बेटा आप इसके बारे में क्या करना चाहते हो? मेरी भी एक अच्छा, बेटी है। आप उनकी जो बेटी के लिए उन्होंने कहा कि हाँ मुझे जी, बताएं वो कि मैं फ़िक्रमंद क्या है अपनी करूँ। बेटी के हाँ, लिए। तो ये है बिल्कुल। कि मेरी भी बेटी है, उसको अभी से मैं डिसीजन लेने देती हूँ खुद से। समटाइम्स जब वो मेरे से पूछती है कि मामा इसमें क्या करूँ? उसको मैं गाइड करती हूँ, पर मैं कहती हूँ डिसीजन आपका है। ताकि उसको अभी से डिसीजन पता लेने, क्योंकि लगे। अब मेरा ख्याल में मेरे में बचपन में इससे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स पे हम डिपेंड करते हैं। पेरेंट्स ये कर दे, पेरेंट्स वो कर दे, तो डिसीजन मेकिंग पावर भी जल्दी आती नहीं है आप में। तो इसलिए कि अपने बच्चों को बचपन से ही अपने लिए स्टैंड होना सिखाएं, अपने फैसले लेना और उस पर फिर कायम रहना सिखाएं, और क्योंकि सिंपल फिर हम इससे सिंपल, डबल माइंडेड हाँ, हो जाते हैं। डबल माइंडेड से अब समझ नहीं आती, अब ये करेंगे वो करें, और सारी ज़िंदगी ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ जी, कंफ्यूजन हो कन्फ्यूजन हो जाती जाती है। क्रिएट। इवन कि समटाइम प्रोफेशन चुनने में भी बच्चियाँ परेशान हो जाती है, हम क्या करें, मामा ये बता दो, मामा वो कर दो। तो इसीलिए अपनी ग्रोइंग एज में ही बच्चों को डिसीजन मेकिंग की पावर दें। अच्छा नादिया, ये भी तो एक बात है ना, लाइक कि एक अच्छी बात थी कि सखी ने हमें लिखा कि कंपनी ने एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट किया है यहाँ पर आकर के, जो उस मतलब उसके साथ में को सिंगर है जो मेल है उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और फीमेल को नहीं दी। ये तो कंपनी ने उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया है। तो कोई ऐसे लॉज हैं जो कंपनीज के लिए बनाए गए हों या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि आप कैसे बैलेंस करेंगे, इंश्योर करेंगे वमेन पार्टिसिपेशन? देखिए, एक मैकेनिज़्म है ऑफ़िस के अंदर, आपके भी जहाँ पे आप इदारे में काम कर रहे हैं, आपकी कंप्लेन रिड्रेसल यूनिट बना हुआ है। जहाँ पे आपको आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है या आप समझ रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है किसी भी सेंस में, तो आप वहाँ पे जाके रिटन में कंप्लेन करें। अगर वो दोनों पार्टीज़ को सुन के आपके हक में फ़ैसला नहीं देते और आप समझते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, तो आपके पास वफाकी मोहतसब या सूबाई मोहतसब का इदारा है, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि बीइंग अ फीमेल मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अच्छा, वैसे सॉरी, ये सवाल पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कहीं ट्रेनिंग कराते कि ये एक्सेप्टेबल बात नहीं थी कि आप ये क्यों कह रही हैं कि हम अपने घर की बेटियों को ये हक दें
कि तालीम बराबर है दोनों के लिए, बॉय एंड गर्ल के लिए। अच्छा, आप मुझे इस पे बताएँ कि इस बारे में हुकूमत क्या कहती है? गर्ल्स राइट्स को इम्प्लीमेंट करने में, जिसमें एक राइट टू पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ी डोमेन है। देखिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आइन की बात करें, तो 25A के अंदर ये इंश्योर किया जाएगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएँ और साथ में 37E के अंदर भी कि अपॉर्चुनिटीज़ के साथ-साथ ऐसी जो प्रैक्टिसेज़ हैं, उसको डिस्क्रिमिनेशन वाली उसको हुँ। एलिमिनेट किया जाएगा, कानून साज़ी की जाएगी। 25A के अंदर लिखा हुआ है कि एजुकेशन के मौके जो हैं वो सबको दिए जाएँगे। अब इस्लामिक अगर हम देखें टीचिंग के अंदर, तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो सबके लिए कंपल्सरी है। इवन कि वो हम पे कोट किया जाता है कुरान के अंदर कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े, क्योंकि चीन वहाँ पे दूर समझा जाता था, पैदल जाना पड़ता था, तो वो कहते हैं कि जाएँ। हुँ। और एजुकेशन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में भी कहीं पे भी डिफरेंस नहीं रखा गया। हम अगर पुराने अहदनामे में जाएँ तो दबूरा जैसी हमें काज़िया मिलती है, एग्ज़ैक्टली, जज है। जज है, वो हुँ। फैसले कर रही है, हुँ। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि और फीमेल मल्का है, यास्तर हैं, जो मलका है। एडवोकेसी कर रही हैं। और साथ में उन्होंने किस तरह अच्छे तरीके से अपनी कौम को बचाया। तो हमें तो बाइबल भी इस तरह के कैरेक्टर देती हैं, फीमेल कैरेक्टर पावरफुल। हुँ। वो सिर्फ वहाँ पे ये नहीं बता रहे कि ये खातून इसके साथ मुंसलिक थी। वो ये भी बता रहे हैं कि उस दौर में भी खातून को इक्वल राइट दिए जाते थे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। कानून साज़ी में, फिर वहाँ पे हुकूमत में, फैसला साज़ी में मलका आसर जैसे के हैं। और फिर आप और भी देखें, अगर हम टर्की की हिस्ट्री देखें, हुँ। सबसे पहली जो स्टेट थी जिसको कुस्तुनतुनिया बोला जाता था, अब इसको इस्तंबुल बोला जाता है। वहाँ का पहला जो क्रिश्चियन बादशाह बना था, उसका पीछे उसकी माँ थी। हुँ। सेंट इग्नेशियस की जो मदर थी, वो ही उनको मोटिवेट करती हैं और हुँ। फिर वो एक फर्स्ट पहला क्रिश्चियन रूलर बना था और उन्हीं की वजह से क्रिश्चियनिटी जो है ना, इस खित्ते में और इवन के नकाया काउंसिल्स भी वहीं पे अरेंज होती रही हैं। डे केयर होने चाहिए। सदफ़ और हुँ। नादिया, गुफ्तगू तो बहुत अच्छी चल रही है, इन्फॉर्मेटिव है, हम कंटिन्यू भी करना चाहेंगे। लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है, तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आप ही की वजह से हमारा ये प्रोग्राम सखी सहेली शो जो है वो चलता है। आपके ओपिनियन से, आपके ख़तूत से, आप मज़ीद कुछ जानना चाहें या हमें ख़तूत लिखना चाहें या किसी हवाले से कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए या काउंसलिंग चाहिए, आप ज़रूर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए अगले प्रोग्राम में हम मिलेंगे नए उन्वान के साथ, अपनी सखी नादिया के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया सदफ़, आपका आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन रही। नादिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लॉज जानने में मिले जो कि जिनके बारे में सम टाइम हम नहीं सोचते। वो भी आपने बहुत ज़्यादा हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा किया। यकीनन हमारी सखियों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।